अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अच्छा, मुझे लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है वो पढ़ने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जितना नॉलेज मैंने गेन किया है मैं उसको आगे डिलीवर करूँ ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। ठीक है। ये मैं जो है वो थ्योरीज़ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और थ्योरीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ इसमें। इसमें हमारे पास यहाँ से चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। इसमें कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो नोट करवाऊँगी इसमें। कलेक्टिंग सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। कलेक्टिंग ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर अंडर अ डिफाइंड स्ट्रक्चर टू अचीव पर प्री डिटरमाइंड आउटकम यूजिंग। जो भी हम आउटकम और यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें, वो उसमें कुछ लोग जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंडर, ठीक है। उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की ज़रूरत है, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे की पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इतना कोई ख़ास नहीं है नीचे। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे। नीचे ये फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन है जो कि हमें ज़रूर आनी चाहिए। फ़िलासफ़ी समथिंग इज़ अ रिटन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू विजन एंड मिशन। कोई इस तरह की रिटन स्टेटमेंट होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू विजन और मिशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। हमारे पास वैल्यू की डेफिनेशन है। वैल्यू आर द बिलीव एंड एटीट्यूड्स one has about people, ideas, objects, and actions form that form a basis for the behavior that will come the culture, ठीक है। इतनी हमारी वैल्यू की डेफिनेशन। हम इसको अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। वैल्यू आर द बिलीव एंड एटीट्यूड टुवर्ड द आइडियाज, ऑब्जेक्ट एंड पीपल एंड एक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है विजन। विजन की डेफिनेशन हमने याद करनी है। विजन इज अ गोल दैट आर परफॉर्म फॉर द फ्यूचर, ठीक है। और मिशन आर कॉजेज एंड पर्पस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंस मेंशन किया है जो कि है विजन और मिशन के बिटवीन। तो विजन जो है हमारा है गोल, एस्पायरेशन होती है, फ्यूचर होता है, इफ़ेक्ट होता है इसमें, और जो है समथिंग टू बी डन। जो भी इस तरह का एक्ट है या जो भी ऐसा प्लान है जो हम करने जा रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा प्लान है उसको विजन रिप्रेजेंट करता है। मिशन जो है वो हमारा पर्पस होता है जिसके लिए हमने ये प्लान बनाया होता है, ठीक है। और ये हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और ये हमारा कॉज होता है। समथिंग फॉर प्रीपेयर, ठीक है। जिसके लिए हम खुद को तैयार करते हैं उसको कहते हैं मिशन। अब हम आ जाते हैं आगे। आगे हमारा जो है वो रिडक्टिव एंड अडॉप्टिव ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज़। ये दो टाइप हैं ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज़ की, रिडक्टिव और अडेप्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। और इसमें हमने आगे जाके पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। रिडक्टिव थ्योरी, जो हमारी रिडक्टिव थ्योरी है इसको हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो वर्क जो है वो रिड्यूस करते हैं हम, ठीक है। हम इसमें लोगों को ज़्यादा हायर कर लेंगे और जिसकी वजह से हमारा वर्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि हम कुछ और वर्कर्स और लेबर्स को हायर करेंगे ताकि बर्डन भी कम हो और वर्क भी एफिशिएंटली ख़त्म हो जाए, ठीक है। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है, चेन ऑफ कंट्रोल है, चेन ऑफ कमांड है और स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। डिवीजन में क्या आ जाता है, डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। डिवीजन का मतलब यह है कि हम लोगों को उनकी स्पेशलिटी के मुताबिक जो है वो वर्किंग पे हायर करते हैं। जैसे जिस बंदे का जो वर्क है उसको उसके अकॉर्डिंग, अगर आईटी का बंदा है तो उसको आईटी का वर्क जो है वो देंगे, और अगर अकाउंट का है तो उसको अकाउंट का, जो भी बंदा है उसको उसके रिलेटेड उसकी स्पेशलिटी, जो भी उसका स्पेशल जो है वो स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका वर्क जो है वो डिवाइड कर देंगे। उसको डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर कहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस स्ट्रक्चर पे बेस करती है, उसका वर्क कैसा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ठीक है। ये सब कुछ इसमें आ जाता है। द टर्म ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे एक टर्म है दी गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एज अ आइडियल, इंटेंशनली एंड रेशनल एंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैक्स वेबर ने दिया था 1958 में। चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड में क्या आ जाता है, इसमें लाइन अथॉरिटी होती है, स्टाफ अथॉरिटी होती है। लाइन अथॉरिटी जो होते हैं हायर अथॉरिटीज़ को कहते हैं, और स्टाफ अथॉरिटी जो हेल्पर्स होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव नर्स है जो कि हमारी लाइन अथॉरिटी में आती है, और जो नीचे वर्कर काम कर रहे होते हैं, जो नीचे नर्सेज काम कर रही होती हैं, वो हमारी स्टाफ अथॉरिटी में आ जाती है, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल आ जाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंट्रोल करके रखती है अपनी उसको सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है, कैसे मैनेज करती है, उसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। अभी हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन दो किस्म की होती हैं, लेस कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें जो है वो एक ही सीईओ होता है, ठीक है। सीईओ एक ही होगा और उसको बाकी जो है वो सब मैनेजर्स आके रिपोर्ट करेंगे एक ही बंदे को, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और ये सेंट्रलाइज्ड होती है, इसकी टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, मैनी स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। और जो लेस ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। लेस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे 4-5 सीईओ होंगे और बाकी वर्कर्स आके उनको जो है वो रिपोर्ट करेंगे। इसमें फ्लैट स्ट्रक्चर बनता है और डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, मैनी मैनेजर्स होते हैं, इसमें लार्ज वर्क ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एज अ ब्रिज के तौर पे काम करती है, इसको न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड करती है, इसमें सोशल रिलेशनशिप आ जाते हैं। जैसे कि शिकागो एक जो है वो प्लेस का नाम है जहाँ पे एक इन्होंने साइंटिफिकली एक जो है वो चेक करके देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी को एक वर्किंग एरिया में कम कर दिया, जिसकी वजह से पहले तो वर्किंग सिचुएशन थोड़ी सी डाउन की, लेकिन उसके बाद जब उनको कुछ लोग उन्होंने देखा कि हमें कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनकी काम करने की रफ्तार और ज़्यादा तेज़ होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है तो वो जो है वो सिर्फ नेगेटिव ही आउटपुट देगा, वो पॉजिटिव आउटपुट भी दे सकता है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन इज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय द फॉर्म एज वेल एज इन रिलेशन, ठीक, इसको ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अडॉप्टिव थ्योरी की तरफ। अडॉप्टिव थ्योरी होती है एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अडॉप्ट कर लेती है किसी भी थ्योरी को, ठीक है। इसमें हमारे पास इंटरप्ले ऑर्गेनाइजेशन अमंग स्ट्रक्चर पीपल एंड टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोलॉजी पीपल और इसमें आ जाते हैं। इसमें सिस्टम थ्योरी आती है। सिस्टम थ्योरी में हमारे पास दो किस्म के सिस्टम आते हैं, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ओपन में जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो शामिल होता है, ठीक है। सिस्टम थ्योरी जो है वो हमारी तीन चीज़ों पे बेस्ड होती है, इनपुट, थ्रूपुट एंड आउटपुट। इनपुट वो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू मटेरियल, मनी, इक्विपमेंट्स जिसके थ्रू हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। थ्रूपुट वो होता है जिसके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अकॉर्डिंग जिस मिशन पे काम कर रही होती है उसको कहते हैं हम थ्रूपुट, ठीक है। और आउटपुट जो हमारा नतीजा निकलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। यहाँ थ्रूपुट के बारे में कुछ थोड़ा सा दिया गया है, इसको करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कंटीजेंसी थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी होती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, ठीक है। चॉइस थ्योरी आ जाती है इसमें। अच्छा, ये जो है वो फर्दर इसकी टाइप्स हैं। ये जो है हमारे पास एडॉप्टिव थ्योरी जो है उसकी फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद चॉइस थ्योरी आ जाती है, ठीक है। सम प्रॉब्लम्स हैव द डिफरेंट सोल्यूशन एंड डिफरेंट प्रॉब्लम हैव द सेम सोल्यूशन। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे पास क्वांटम मैकेनिज्म आ जाता है, कमांड एंड कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। इसमें नॉन लीनियर प्रॉब्लम को हम लीनियर तरीके से सेट नहीं कर सकते, मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम कॉम्प्लेक्स तरीके से ही सेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को वो एक जो है वो सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। सेल्फ रेगुलेशन आ जाती है इसमें, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शेयर्ड
गवर्नेंस इसमें आ जाता है। इसमें हमें सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। शेयर्ड गवर्नेंस की ग्रुप ऑफ रूल्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आउटलाइन हाउ योर कंपनी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड मीट टू इट्स गोल्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आसान वे में दी गई है। फंक्शनल स्ट्रक्चर आ जाता है इसमें, और इसमें आ जाता है मैट्रिक स्ट्रक्चर आ जाता है और पैरेलल स्ट्रक्चर आता है। अच्छा, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने ये कुछ लिखा है, ये एक ऐसा ग्रुप है बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज के ऊपर बेस होता है। ईच यूनिट हैंडल्स आर एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस सच एज इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी यूनिट है उसको जिस तरह की इंफॉर्मेशन देगी है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, रिसर्च, ठीक है, इसमें आ जाती है। दे आर रेफर्ड एज साइलोस, इसको साइलोस भी कहते हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे हैव देयर ओन वर्टिकली मैनेजमेंट सिस्टम। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में आता है मेक प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट, ठीक है, लिटिल टाइम स्पेंट ऑन लर्निंग, अकाउंटेबिलिटी इज़ क्लियर, रिड्यूस कन्फ्यूजन, एम्प्लॉयज़ कॉन्फिडेंट, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज में बोरिंग फीलिंग आ जाती है, लेस मतलब एक ही काम कर करके बंदा बोर हो जाता है, लेस पीरियड आ जाता है। डिस्करेज एम्प्लॉयज़, पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ टीम वर्क एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इन सब की वजह से ऑटोक्रेटिक बिहेवियर स्टैब्लिश होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है, ठीक है। ये इसके आगे पैरेलल है जिसमें दो लाइन अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, स्टाफ लाइन अथॉरिटी और मैनेजर लाइन अथॉरिटीज़, ठीक है। शेयर गवर्नेंस आता है, इसकी करनी है हमने। आगे हमारे पास हेल्थ केयर सेटिंग्स हैं इस चैप्टर में, ठीक है। हेल्थ केयर सेटिंग्स में हमारे पास सेटिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं, THQs वगैरह, उसके बाद हमारे पास लार्ज, और उसके बाद होम केयर नर्सिंग होती है, उसके बाद इंटेंसिव जो है क्रोनिक लोगों के लिए, क्रोनिक कॉम्प्लेक्सिटी के लिए होती हैं। उसके अलावा ये सब कुछ बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। इसके बाद बस ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है वो एंड है। इसमें ये है एक जो है वो आपने रेड साइन जो है वो इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन जो है इसकी डेफिनेशन करें, इसकी दो टाइप्स हैं, ये कर लें बस। इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं।